वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक है लिबरलिज्म, उदारवाद। आज हम चर्चा करेंगे उदारवाद का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके उदारवाद के क्या क्या टाइप्स है, उसकी क्या फीचर्स है। हम आज सब उनको देखेंगे। उदारवाद का जो फिलोसफी है, ये जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी सराउंडेड है इंडिविजुअल लिबर्टी के, इक्वल राइट के एंड लिमिटेड गवर्नमेंट के। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि लिबरलिज्म इंडिविजुअल लिबर्टी या इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करता है, फ्रीडम को सपोर्ट करता है, इक्वलिटी को सपोर्ट करता है, और गवर्नमेंट है वो पीपल्स गवर्नमेंट होना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए। ऑथोरिटेरियन डिक्टेटरशिप इनको सपोर्ट नहीं करता है। अब ये किसमें आपके आइडिया इनहेरेंट है या कुछ फीचर अगर आप देखना चाहें तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, इंडिविजुअल लिबर्टी है एक चीज़। अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहोगे कि क्या लिबरलिज्म क्या है तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, इक्वलिटी ऑफ लॉ की बात करता है या रूल ऑफ लॉ की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ की ये बात करता है कि कानून के सामने सारे लोग जो बराबर है, तो वो भी एक लिबरलिज्म में आता है, लिबरल आइडियोलॉजी में आता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता है कि रूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन के जो नॉर्म्स है उनसे चलना चाहिए। गवर्नमेंट है वो लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड गवर्नमेंट का अर्थ है कि जो गवर्नमेंट है वो अथॉरिटेरियन टाइप की नहीं होना चाहिए, उस पर लोगों का कंट्रोल होना चाहिए। लोग अगर लोगों के हक के लिए वो काम नहीं कर रही है तो लोग उसको बदल सकते हैं। साथ साथ में ये सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, रिप्रेजेंटेशन को एंड फ्री मार्केट इकॉनमी को। ये सारी जो चीज़ें हैं वो लिबरलिज्म के इनहेरेंट जो उसकी क्वालिटी है उसको ये इंगित करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे इसका ओरिजिन होता है। ओरिजिन की अगर बात करोगे तो पहला ओरिजिन है वो क्लासिकल रूट। अगर हम देखना चाहें, यहाँ पे ओरिजिन नहीं होता है लेकिन ये क्लासिकल उसका रूट्स है, वो होता है ग्रीक फिलोसफी से। ग्रीक फिलोसफी में डायरेक्टली तो वो लिबरलिज्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सोक्रेटिस है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, उनके कुछ आइडियाज़ वहाँ पे हमें मिलता है जिनसे हम कह सकते हैं कि ये लिबरलिज्म की ओर जा रहा है। उसमें से क्या आइडिया है? उसमें आइडिया है जस्टिस का, उसमें आइडिया है ह्यूमन वर्च्यू का, उसमें आइडिया है रोल ऑफ रीजन इन गवर्नेंस का। वो रीजन की बात करते हैं, ह्यूमन वर्च्यू की वो बात करते हैं और जस्टिस की बात करते हैं। वही बाद में आके लिबरलिज्म का जो बेस है वो बन जाते हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे अरिस्टोटल का तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की वो बात करते हैं। आपको पता है अलग अलग कंट्री के 52 कॉन्स्टिट्यूशंस का उन्होंने स्टडी किया था। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, एक मध्यम मार्ग को चलने की बात कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो दिखाता है कि आपका ये क्लासिकल जो आइडियाज़ है, ग्रीक जो फिलोसफी है, उसमें कैसे लिबरलिज्म के जो कुछ आइडियाज़ है, लिबरलिज्म का जो बेसिस है वो वहाँ पे प्रिपेयर होने लग गया था। अगर हम मेडिवल में आते हैं, रोमन लॉज की हम देखते हैं तो वो नेचुरल लॉ की बात करते हैं, वहाँ पे नेचुरल लॉ की थ्योरी देते हैं। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे जब रिपब्लिक रूल था तो रिपब्लिक रूल में जो सिटीजनशिप का जो नोशन आ जाता है, सिटीजनशिप का जो अरिस्टोटल ने दिया था उसको एक्सपेंड करके जो रोमन रूल है वहाँ पे भी सिटीजनशिप है वो हमें और ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद में है मेडिवल थिंकर्स। मध्यकाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा तो कुछ आइडियाज़ है वो जनरेट नहीं हुआ क्योंकि चर्च का डोमिनेंस था, लेकिन कुछ एक थिंकर्स है उसमें से जो इन आइडिया पे काम करते हैं वो है थॉमस एक्विनास। वो जो ईसाइयत थी उसके साथ में अरिस्टोटल के आइडिया को मिलाते हैं। तो क्रिश्चियन थियोलॉजी, जो क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड आइडिया थे, उनको अरिस्टोटल के आइडिया के साथ मिला के वो नेचुरल राइट्स एंड मॉरल लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी का एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि वहाँ पे भी लोगों के पास कुछ नेचुरल राइट्स होने चाहिए और जो अथॉरिटी सत्ता है उस पर कोई ना कोई किसी भी तरह का नैतिक पाबंदी होना चाहिए। इसी दौरान आप देखते हैं मैग्ना कार्टा आता है, जो इंडिविजुअल्स राइट का एक ऐसा डॉक्यूमेंट माना जाता है जो मोनार्कियल जो पावर है उस पर लीगल कंट्रोल है, लीगल जो कंस्ट्रेंट है उस पर बाउंडिंग जो राजा पे लगाने की ये बात करता है। तो मैग्ना कार्टा एक इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो कुछ अर्ली जो लिबरलिज्म के ओरिजिन होने से पहले के कुछ एक ऐसे इवेंट्स है जहाँ पे लिबरलिज्म को थोड़ा सा बेस मिलता है कि वहाँ से वो जनरेट हो सकता है या कुछ आइडियाज़ हमें वहाँ पे मिलता है। जो मेजर आइडिया है लिबरलिज्म के रिस्पॉन्सिबल है जो उसके ओरिजिन के लिए, वो है आपका रिनेशा एंड रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन और रिनेशा जो 14th एंड टू 17th सेंचुरी में हुए, उनसे जो है हमारा आज का जो लिबरलिज्म दिखता है वो ओरिजिन होता है, वो पैदा होता है। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन एजेंसी को इंपॉर्टेंस दी कि इंसान जो है वो अपने आप में एक साध्य है। तो वो अपने आप में एक जो कैपेबिलिटी रखता है अपने आप के बारे में डिसाइड करने का, अपना रूल उस पर कौन रूल करेगा उनके बारे में डिसीजन लेने का। तो ह्यूमन को एक एजेंसी माना। इससे जो पहले थे वो चर्च, जो मेडिवल पीरियड था वहाँ पे जो रिलीजन है या चर्च है, पोप है, वो इन सब के बारे में डिसाइड करते थे। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखना है कि इंसान को इन्होंने क्या रखा था, सेंटर में रखा। दूसरा, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, वो जो इंसान है वो रेशनल है, वो सोचने समझने वाला है। तो रिनेशा का जो ह्यूमनिज्म है, जो मानवतावाद है, वो यही है, ये एक लिबरलिज्म। क्योंकि जब आप ह्यूमन लिबर्टी की बात करते हो, ह्यूमन रीजन में या इंडिविजुअलिज्म की बात करते हो, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस ह्यूमन को डिग्निटी दोगे, उसके रीजन जो है, उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है उसको आप रिकॉग्नाइज करोगे। तो ये रिनेशा के दौरान में 14 से 17 सेंचुरी में किया गया। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो मैकियावली को। तो मैकियावली ने क्या किया था कि सेक्युलर पॉलिटिकल रियलिज्म को जो है उसको एडवोकेट किया कि जो रूल होगा वो रिलीजियस अथॉरिटी से नहीं चलेगा। वो जो किंग होगा वो सेक्युलर एक अथॉरिटी होगा, रिलीजन और पॉलिटिक्स में एक डिवीजन होगा यहाँ पे।
जो पॉलिटिकल जो अफेयर है वो केवल एक आर्ट है, वो उसको अलग से चलना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म में वो आया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब पॉलिटिकल जो रिलीजन से अलग होगा तो जो रूल करने वाला होगा वो किंग होगा। तो किंग होगा तो उसके ह्यूमन रीजन है वो अपने से विदाउट गॉड के, पोप के इंटरफेरेंस के, उनके गाइडेंस के वो अपने से रूल कर सकता है। यहाँ उन्होंने ह्यूमन को एक सेंटर में रखने की कोशिश किया। अब हुआ था रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। रिलीजियस रिफॉर्मर हुए थे 16th सेंचुरी में, जैसे मार्टिन लूथर है, जॉन कैल्विन है। इन लोगों ने क्या किया कि जो मेडिवल पीरियड में जो चर्च की एक अथॉरिटी थी, चर्च ही सब कुछ डिसाइड करती थी, पोप ही सब कुछ डिसाइड करते थे, उसको चैलेंज किया कैथोलिक चर्च जो रोम में थी, रोम इनका सेंटर था। और उन्होंने उसके लिए एक प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चलाया कि इंसानों का ये जो चर्च है ये एकाधिकार है पूरे जो वर्ल्ड में, क्रिश्चियन वर्ल्ड था वो नहीं होना चाहिए। लोगों को पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और इस मूवमेंट का नाम बन गया था प्रोटेस्टेंट। तो इसका डिसेंट्रलाइजेशन हुआ चर्च के पावर को, कैथोलिक चर्च के साथ साथ में प्रोटेस्टेंट चर्च भी अलग अलग स्टेट में अब बनने लग गई थी। तो यहाँ से राजा लोगों का भी और लोगों का इन जनरल जनता का जो कैथोलिक चर्च, रोम की जो चर्च थी उससे आज़ादी मिली और उनकी अपनी जो चर्चें हैं वो होने लग गई। तो यहाँ पे रिलीजियस डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा मिला, जिससे प्लूरलिज्म आया। अलग अलग, अब केवल एक ही अथॉरिटी नहीं है जो रूल करने वाले, अलग अलग जो स्टेट है उनकी अपनी चर्च होगी। तो पॉलिटिकली रूप से आप देखोगे तो बहुलतावाद को बढ़ावा दिया और नोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ बिलीफ कि आप किसी को भी अपनी जो मर्जी है, प्रोटेस्टेंट को करो या कैथोलिक को आप फॉलो करो, ये एक वहाँ पे आज़ादी मिला। तो आप देखोगे कि लिबरलिज्म में टॉलरेंस जो है, जो आपकी फ्रीडम है, अब वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें यहाँ से जनरेट होती है। एक और चीज़ आता है एनलाइटमेंट का, और यहाँ से एक्चुअल में लिबरलिज्म का बर्थ होता है। एनलाइटमेंट का जो आइडिया है वो भी 17th एंड 18th सेंचुरी में आया। उस दौरान कुछ ऐसे थिंकर्स हुए जिन्होंने रीजन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, विवेक को, प्रोग्रेस को। तो चर्च वगैरह वो प्रोग्रेस पे नहीं थे, वो जो एक कंजर्वेटिव आइडिया था, थियोक्रेटिक आइडिया था, उसी पे थे। तो इन लोगों ने रीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, प्रोग्रेस को ज़्यादा दिया। और वो शंका में थे एब्सोल्यूट अथॉरिटी को कि अगर एक कोई पूरा अथॉरिटी दे दी जाए तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, जैसे पहले चर्च के पास में थी, फिर राजा लोगों के पास में थी, तो ये भी हो सकता है। और ये जो पीरियड था एनलाइटमेंट का, जो हम जो एक एरा था वो कब था, ये एक ट्रांजिशनल फेज था जहाँ से हम ट्रेडिशनल हायरार्कीज थी उससे एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आ रहे थे, वहाँ पे लोगों के पास में राइट्स होगा, उनकी अपनी गवर्नेंस होगी। इसमें जो सबसे बड़ा थिंकर है वो आप ऑलरेडी जानते हो, वो है जॉन लॉक। इसको फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है। ये याद रखना है कि उदारवाद का जो पिता है वो कौन है, तो जॉन लॉक है। उन्होंने अपनी बुक्स लिखा और उसमें भी 3 तरह के जो राइट्स है उनकी बात की। उनको नेचुरल राइट बोला, उसमें लिबर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये 3 राइट की उन्होंने बात की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि जो ये राज्य एस्टेब्लिश हुआ है वो लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया है। जब आप समझ सकते हो कि लोग जब खुद से स्टेट बना रहे हैं तो उनमें ये कैपेबिलिटी है, उनमें ये विवेक है कि वो राज्य को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ में आप देखोगे कि जो सरकार होगी वो लोगों की सहमति से होगी, कंसंट से होगी। अगर सरकार ये 3 जो राइट बताए हैं इनको अगर फुलफिल नहीं करेगी, उस सरकार को बदल दिया जाएगा। और इंडिविजुअल के पास में ये राइट होगा कि वो इस गवर्नमेंट का, यानी जो गवर्नमेंट है उसका विरोध करे। अगर दूसरे और थिंकर आप देखना चाहो तो उसमें मॉन्टेस्क्यू है, जो स्पिरिट ऑफ लॉज बुक लिखते हैं और सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं कि पहले राजा के पास में सारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर होते थे, उसी के पास में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों की शक्तियाँ होती थी। ये कह रहे कि नहीं, अगर आपको एक डेमोक्रेटिक रूल चलाना है तो ये तीनों का अलग अलग जगह पे होना चाहिए, उनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए, सारे पावर एक ही अथॉरिटी में नहीं आने चाहिए। अगर आप एक और थिंकर देखना चाहो तो वोल्टेयर थे। वोल्टेयर भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं और साथ साथ में वो बात करते हैं रिलीजियस टॉलरेंस की। और जो थियोक्रेटिक डेस्पोटिज्म था, जो धार्मिक एक तरह का डेस्पोटिज्म और जो कंट्रोल रखने वाला सिस्टम था, उसका ये विरोध करते हैं। रूसो को भी आप देखोगे तो उसमें भी उनका लिबरल अजम्पशंस है, वो सेंटर में थे। वो जनरल विल की बात कर रहे हैं कि जो रूल होगा वो लोगों की जो जनरल विल है उसके बेस पे होना चाहिए। वो अरिस्टोटल के बाद में फिर अगेन डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, कलेक्टिव ऑटोनॉमी की वो जो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो ये सब सारे थिंकर्स हैं, इनकी कोशिश से उदारवाद जो हम आज देख रहे हैं उसका जन्म हो जाता है। ऐसा कुछ पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशंस भी दिखते हैं, पॉलिटिकल ऐसे इवेंट्स भी दिखते हैं जिसमें लिबरलिज्म का आइडिया हमारे सामने आता है। उसमें से एक है अमेरिकन रेवोल्यूशन, 1776 में होता है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इनका जो डिक्लेरेशन था, उनके जो राइट्स थे, उसमें भी ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई थी जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे हो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें भी ये चीज़ें देखने को मिलता है। क्लासिकल लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के ओरिजिन के बाद में सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म आता है 18th एंड 19th सेंचुरी में। क्लासिकल लिबरलिज्म का जो विशेषताएं थी वो था कि फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस और मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन। इसका इकोनॉमिक फाउंडेशंस अगर हम देखें तो वो देखने को मिलता है जो एडम स्मिथ के आइडिया है उनमें द वेल्थ ऑफ नेशन 17
1976 में इनकी जो बुक आती है वो सबसे पहले बात करती है लेजिस फेयर इकोनॉमी की, कि जो मार्केट है वो फ्री मार्केट सिस्टम से चलना चाहिए, वो सेल्फ ड्राइव होना चाहिए। ये जो मार्केट सिस्टम है वो प्रमोट कर रहा है सेल्फ इंटरेस्ट को, इफ़िशियंसी को, और इसी को वो एक टर्म देते हैं, वो है इनविजुअल हैंड ऑफ कंपटीशन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इनविजुअल हैंड ऑफ कंपटीशन का आइडिया किसका दिया हुआ है, तो वो आपको लिखना है एडम स्मिथ का है। और ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है क्लासिकल लिबरलिज्म के। तो जो क्लासिकल उदारवाद है उसका जो उद्देश्य वो एडम स्मिथ के इन आइडिया से होता है। इसके साथ साथ में ये जो स्टेट का जो मोनोपोली है, स्टेट कंट्रोल है, उसका ये विरोध करते हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए एडवोकेट करते हैं। ये सारे जो आइडिया है वो क्लासिकल लिबरलिज्म के हैं। इसका बाद में अगर आप इसका डेवलपमेंट देखेंगे, आगे जो विकास होता है, वो जर्मी बेंथम का जो आइडिया है उसमें आप देख सकते हैं, वो आइडिया देते हैं कि जो कोई भी कानून बनेगा, जो पॉलिसीज़ बनेगा, उसका जो मोटो होगा वो ये होगा कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस होना चाहिए, ग्रेटेस्ट लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वही कानून, वही पॉलिसी अच्छी है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए खुशी का काम करे, उनके हित का काम करे। तो ये जो जर्मी बेंथम का लिबर्टेरियनिज्म का आइडिया है, उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है, वो भी क्लासिकल लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है। इसके साथ में उन्होंने रिफॉर्म की बात किया, जो उसका पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशंस है, जो राजनीतिक रूप से हमें दिखाई देता है, वो आप देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए मूवमेंट हुए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए हुए, और यूनिवर्सल मेल सफरेज के लिए वकालत की गई। तो जो अर्ली क्लासिकल लिबरलिज्म है, अर्ली लिबरलिज्म है, उसकी क्या पहचान थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे गवर्नमेंट बनने लग गई। तो बहुत सारे आप यूएसए में देखेंगे, फ्रांस में देखेंगे, ब्रिटेन में देखेंगे, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बना, कहीं पे रिपब्लिक बना, और यूके में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का शुरुआत हो गई थी। ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, लोग खुद इलेक्शन के डेमोक्रेसी के थ्रू, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलता है, और मेल सफरेज का, मेल के लिए वोटिंग राइट का वकालत होने लग गया। तो यहाँ तक आते आते जो है ये चीज़ें क्लासिकल लिबरलिज्म के टाइम में हो चुकी थी। अभी तक फीमेल जो सफरेज है उनका डिमांड यहाँ तक नहीं हुआ था। वो हम देखेंगे कि जब इवोल्यूशन होता है लिबरलिज्म का, और जब हम मॉडर्न लिबरलिज्म में आते हैं, तो ये चीज़ें आगे हमें दिखते हैं। अब हम देखते हैं कि 19th एंड 20th सेंचुरी में जो उदारवाद था उसका क्या रूप था। क्लासिकल लिबरलिज्म के बाद में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का दौर आया, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो फिर इनइक्वलिटी भी हुआ, और उसका फिर जो क्रिटिक है वो सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव दोनों ओर से देखने को मिलता है हमें। जो सोशलिस्ट है वो भी क्लासिकल लिबरलिज्म को क्रिटिक करते हैं, और कंजर्वेटिव भी करते हैं। तो इससे एक जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो हमारे सामने आता है। उसमें क्या ये किस पे जोर देते हैं, वो जोर देते हैं पॉजिटिव लिबर्टी पे, सकारात्मक स्वतंत्रता पे। क्लासिकल में नकारात्मक स्वतंत्रता पे था कि स्टेट है वो कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा। यहाँ पे ये किस पे बात करें, ये कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, वो पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। इसका अर्थ है कि द कैपेसिटी टू अचीव सेल्फ फुलफिलमेंट, ऐसी एक कंडीशन बनना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे इंसान है वो अपना जो सेल्फ है, जो अपना खुद का है, वो जो चाह रहा है वो कैपेबिलिटी को डेवलप कर पाए। और एक स्टेट का जो है वो एक इंटरवेंस्टिक जो स्टेट होना चाहिए, इंटरवेंशन करने वाला स्टेट होना चाहिए, जो ऐसा इन्वायरमेंट बनाने में उसका सहयोग करे, एक ऐसे इन्वायरमेंट को वो बनाए। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि लिबरलिज्म, जो क्लासिकल लिबरलिज्म था, वो स्टेट को बोल रहा था कि आपको कोई इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि स्टेट को इंटरवेंशन करना चाहिए, किस कंडीशन में, कि इंसान का ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो सेल्फ है वो फुलफिलमेंट हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। इसमें अगर थिंकर की बात करें तो सबसे बड़ा थिंकर आता है वो है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल है, वो इसका सबसे पहले वकालत करते हैं। वो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की भी बात करते हैं, और फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन की वो बात करते हैं। तो ऑन लिबर्टी जेएस मिल की बुक है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। और यहाँ पे आके आप देखोगे कि फेमिनिस्ट थॉट को भी उन्होंने आगे बढ़ाया, और वो एडवोकेट करते हैं जेंडर इक्वलिटी की, और महिलाओं का पॉलिटिकल लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने की। तो जहाँ पे क्लासिकल लिबरलिज्म में आपने देखा कि केवल जो मेल है उनके वोटिंग राइट्स की बात हो रही है, यहाँ पे आके जो मॉडर्न लिबरलिज्म है इसमें बात होने लग जाती है जो मेल और फीमेल दोनों का। तो इसके लिए जेएस मिल बुक लिखते हैं द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में। इसके साथ साथ में यहाँ पे 19th एंड 20th सेंचुरी में डेवलप होता है सोशल लिबरलिज्म। इसी का एक एडवांस रूप है मॉडर्न लिबरलिज्म का, वो है सोशल लिबरलिज्म। इसमें जो आपके थिंकर आते हैं वो, उसमें सबसे बड़ा नाम है वो है टीएस ग्रीन है, लियोनार्डो होब हाउस है। ये कह रहे हैं कि ट्रू फ्रीडम तभी होगा जब हमें जो बेसिक नीड है, जो बेसिक एक डेवलपमेंट के लिए चाहिए इंसान को, वो चीज़ें फुलफिल हों, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ये अगर हमें मिलेगी तब हम उसको जो ट्रू एक मीनिंग होगा लिबरल एक सोसाइटी का। तो सोशल लिबरलिज्म किसकी बात करते हैं, सोसाइटी में इक्वलिटी को प्रमोट करने का। ये आप बोल सकते हो इसको इगलिटेरियन लिबरलिज्म, इसको आप बोल सकते हो, एक समतामूलक उदारवाद। इसका जो एक वेलफेयर स्टेट के रूप में जो हमारे सामने एक प्रैक्टिकल सेंस में आता है, और उसके एग्जांपल आप दे सकते हो कि यूएसए में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील्स स्कीम शुरू किया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में
जो ग्रेट डिप्रेशन था 1929 का, उसको डील करने के लिए बहुत सारे ऐसे जो पॉलिसीज अडॉप्ट की गई जिससे लोगों को फ़ायदा मिले और वो इससे बाहर निकल पाए जो आर्थिक उसमें जो कंडीशन थी उनसे। तो ये न्यू डील का आप एग्जांपल दे सकते हो। वैसा ही सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटेन में बेवरेज रिपोर्ट आती है, वहाँ का एक जो अर्थशास्त्री होता है उस समय का, वो जो वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम में जो इकोनॉमिक लॉस हुआ, जो कंडीशन थी, तो वैसा है कुछ स्कीम्स लाई गई, जो कुछ सोशल इंश्योरेंस का एक स्कीम्स लाई गई, लोगों को कुछ बेसिक जो थिंग्स है जो उनको प्रोवाइड किए जाए, जिसमें हेल्थ, एजुकेशंस, इनइक्वलिटी, इन सब को डील करने के लिए ये जो रिपोर्ट है वो वकालत करती है। और इनसे हमें देखने को मिलता है कि जो वेलफेयर स्टेट का ओरिजिन होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो एक वेलफेयर स्टेट का को एडवोकेट करता है, उसको ज़्यादा प्रमोट करता है। अब हम देख लेते हैं कि कंटेम्प्रेरी जो टाइम है उसमें लिबरलिज्म का क्या फेस है। यहाँ पे दो तरह का एक लिबरलिज्म हमें देखने को मिलता है। एक ये जो मॉडर्न लिबरलिज्म था उसको क्रिटिक भी करता है, एक उसको एडवांस रूप में लेके जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को। और अब जो 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में कुछ ऐसे चैलेंजेज आए स्टेट के सामने, पॉलिटिक्स के सामने, जिससे लिबरलिज्म का जो फेस है वो चेंज हो जाता है। उसमें से क्या है, एक आप ग्लोबलाइजेशन देख सकते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज है, क्राइसिस है, वो आप देख सकते हैं, वो चैलेंज है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो फ्रीडम है उसको सोशल इक्विटी के साथ में जोड़ने की कोशिश किया गया, स्ट्रक्चर इनइक्वलिटी है उनको एड्रेस करने की कोशिश किया गया, जो एथिकल डायमेंशंस है पॉलिटिकल जो इकोनॉमी के, उनको डील करने की कोशिश किया। यहाँ पे एक तरफ तो आपके थिंकर्स आते हैं जैसे जॉन रोल्स हैं, वो डील कर रहे हैं कि जो जस्टिस है सोसाइटी में वो ऐसा होना चाहिए कि वो फेयरनेस के बेस पे होना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप पॉलिसीज़ को, जो प्राइमरी गुड्स को, वो सोसाइटी का जो लीस्ट एडवांटेज मेंबर है उस तक भी जानी चाहिए। तो आप जॉन रोल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ एक ग्रुप है थिंकर्स का, वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, स्टेट को इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म या लिबर्टेरियन थिंकर्स। ठीक है, लिबर्टेरियनिज्म ये फुली डिपेंड है किस पे, कि मार्केट ओरिएंटेड लिबरलिज्म ही बेस्ट है, ये उसके लिए वकालत करते हैं। अब इसमें कौन कौन है, फ्रेडरिक हेयक को आप ले सकते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन को ले सकते हैं, और ये जोड़ देते हैं इकोनॉमिक डीरेगुलेशन होना चाहिए, स्टेट को इकोनॉमिक अफेयर में कोई भाग नहीं लेना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन को ये ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो जो आज का जो लिबरलिज्म है, लिबर्टेरियनिज्म है, जो ग्लोबलाइजेशन के बाद में इस रूप में एक इकोनॉमिक सेंस में हमें देखने को मिलता है। तो ये आज का लेक्चर हो गया आपका कि उदारवाद क्या है, उसका क्या मीनिंग है, क्या उसका ओरिजिन्स के और इवोल्यूशंस के स्टेजेज हैं,